तो आज हम लोग ये टॉपिक देखते हैं, मेटाबॉलिक रेट एंड साइज ऑफ एनिमल में क्या कोरिलेशन है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मेटाबॉलिक रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट क्या है? ये वो रेट है जिस रेट से जो एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कैसे ऑब्टेन की जा रही है या एक्वायर की जा रही है, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, और फाइनली उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। इन सभी के कंबाइंड रेट को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रेट। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो हम जानते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। और उस सभी रिएक्शंस का अल्टीमेट एम क्या होता है? एनर्जी गेन करना, ऑब्टेन करना, उसको यूजेबल फॉर्म में तब्दील करना, और फाइनली उसका इस्तेमाल करना। तो ये सारी प्रोसेस जिस रेट से चल रही हैं उसी को हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रेट किसी भी एनिमल के साइज पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसको जानने से पहले हम मेटाबॉलिक रेट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी एनिमल को चाहिए होती है पर यूनिट टाइम, यानी कितने ड्यूरेशन में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वही मेटाबॉलिक रेट बताता है। अगर हमको मेटाबॉलिक रेट को एस्टिमेट करना हो, यानी कि पता लगाना हो कि कैसे मेटाबॉलिक रेट किसी ऑर्गेनिज्म का क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो सिंपली एरोबिक ऑर्गेनिज्म की स्पेशली बात करें तो किस रेट से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, वो रेट ही, दैट रेट इज इक्विवेलेंट टू द मेटाबॉलिक रेट। क्योंकि एनर्जी के टर्म में ही हम डिफाइन कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्यों, देखो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी के अंदर, कोई बताएगा? क्या रोल प्ले करता है ऑक्सीजन? 1 मिनट के लिए ना मिले तो फिर जान निकलने लगती है, ऐसा क्या हो जाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन पता नहीं है कि क्या मालूम है। ऑक्सीजन जो होता है वो बेसिकली क्या है? इट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कहाँ पे? इन दी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेस्पिरेटरी चेन बनती है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन ही है। ये इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, वो ट्रांसफ़र ही रुक जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन में जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है ATP के सिंथेसिस के लिए बाय पंपिंग आउट द हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। खैर उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये बात आप समझ लें कि ऑक्सीजन जो है वो, इसका ये रोल हमारी बॉडी में होता है। अब मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा कम, डेवलपमेंटल स्टेज क्या है किसी ऑर्गेनिज्म की, डाइट किस तरीके की ले रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो दोनों केस में एक्टिविटी कम हो जाती है, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के फॉर्म में। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी ज़्यादा होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो मेटाबॉलिक रेट उसका ज़्यादा होगा। जब दौड़ भाग लेते हैं हम तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्यों? क्योंकि रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है। आउट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जितने हमने यहाँ पे बताए आपको, टेम्परेचर, डेवलपमेंटल स्टेज, डाइट, एनवायरमेंटल कंडीशंस और एक्टिविटी, इनके अलावा एक और फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है या सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रेट को डिटरमाइन करने में या उसको अफेक्ट करने में, और वो है साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइज या बॉडी मास क्या है, कितना है,
ये बहुत अहम रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रेट को डिफाइन करने में। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, तो ये माउस और ये एलिफेंट, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर मास की बात करें तो चूहे का मास कितना है, आधा किलो लगभग, बड़ा सा चूहा होगा तब भी। हाथी का कितना है, 4500 kg, 4500 किलोग्राम। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की अगर हम बात करें तो इसकी बात हमने कल ही की थी। जितना साइज छोटा होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो सरफेस एरिया उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो माउस का ज़्यादा होगा, एलिफेंट का कम होगा। और मेटाबॉलिक रेट की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 890 mm³ ऑक्सीजन पर ग्राम बॉडी मास पर आवर, यानी इतना ऑक्सीजन 1 ग्राम बॉडी मास 1 घंटे में कंज्यूम कर लेता है। इट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी से हम एस्टिमेट करते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक रेट को। जबकि एलिफेंट जो है वो सिर्फ 75 mm³ या ml इसको कह दें, ऑक्सीजन पर ग्राम बॉडी मास पर आवर इसको कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं माउस का मेटाबॉलिक रेट कितना ज़्यादा है एज कंपेयर टू एलिफेंट। अब एक बात और है, ओवरऑल साइज जो है या मास माउस का वो बहुत कम है, आधा किलो, एलिफेंट का 4500 किलो। तो अगर हम ओवरऑल ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात करेंगे एज अ होल, तब तो एलिफेंट ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम पर यूनिट बॉडी मास की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो स्मॉलर एनिमल है माउस, ये बाजी मार ले जाता है। आप ऐसे देख भी सकते हैं, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन अगर करें तो चूहा फुदकता रहता है, इधर उधर भागता रहता है बेचैन आत्मा की तरह, जबकि हाथी जो है वो आराम से, उसको जाना भी है कहीं तो धीरे 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 जाएगी। तो वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है मेटाबॉलिक रेट का इन दोनों ऑर्गेनिज्म में। तो जो हमने बात आपको भी बताई थी कि ओवरऑल हीट जो एक हाथी प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू माउस। लेकिन जब हम हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट बॉडी मास पर डे या पर आवर की बात करते हैं तो वो जो है वो माउस में ज़्यादा होता है, यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एलोमेट्रिक रिलेशनशिप पे गौर करेंगे। ये रिलेशनशिप बेसिकली होता किन चीज़ों के बीच में है, तो ये रिलेशनशिप होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, या जिसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं, बीएमआर कह देते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और बॉडी मास, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही एलोमेट्रिक रिलेशनशिप कहलाता है। एलोमेट्री क्या है, इसको भी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। एलोमेट्री, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बॉडी साइज टू एन ऑर्गेनिज्म्स फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो ऑक्सीजन का कितना हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कितनी हो रही है। तो इसी रिलेशनशिप को हम एलोमेट्री कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ साइज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बड़ा साइज का एनिमल है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, छोटे साइज का है तो उसके। अब एक फॉर्मूला है मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करने का, इट इज इक्वल टू A इंटू एम टू द पावर B। M यहाँ पे क्या है, बॉडी मास है ऑर्गेनिज्म का। A क्या है, इट इज कांस्टेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। B क्या है, स्केलिंग एक्सपोनेंट है। स्केलिंग एक्सपोनेंट या इसको इसी को हम क्या देते हैं, एलोमेट्रिक कांस्टेंट। अब एलोमेट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या करता है,
इसका काम है मेटाबॉलिक रेट और बॉडी मास इन दोनों को रिलेट करना। सिंपली वो तो यहां से इस्टेब्लिश हो रही है रिलेशनशिप कि मेटाबॉलिक रेट इज इक्वल टू ए इंटू एम। एम क्या है? एम ही तो है बॉडी मास, एम टू द पावर बी। अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा लॉग के बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर दोनों साइड का हमने लॉग ले लिया तो लॉग इंटू मेटाबॉलिक रेट इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी लॉग एम। लॉग लेने में ये ऐसे ही होता है, देखिए जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जब लॉग लेते हैं तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया लॉग लेने के बाद, तो वो साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पावर वाला साइन होता है वो चला आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो a और m के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब लॉग लेंगे हम तो लॉग a और ये मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह प्लस आ जाएगा, लॉग a प्लस। और जो पावर वाला साइन था इस फैक्टर का वो मल्टीप्लिकेशन में चला आएगा इसी फैक्टर के। तो ये हो जाएगा b, इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में लॉग m। तो आप देखें यहाँ पे लॉग मेटाबॉलिक रेट इज इक्वल टू लॉग a प्लस बी लॉग m। ये हो गई लॉगरिदमिक इक्वेशन फॉर मेटाबॉलिक रेट। इक्वेशन एज इट इज याद रखें, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन दे दी जा सकती है कि मेटाबॉलिक रेट और बॉडी मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे b की बात करें, यानी जो एलोमेट्रिक कांस्टेंट हमने देखा था, b की वैल्यू जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की गई, तो हर समय ये वैल्यू जो है 1 से कम ही आई, बिटवीन 2/3 टू 3/4। तो 1 से कम ही आई। इसका क्या मतलब है? b की वैल्यू 1 से कम होने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिज्म का साइज ज़्यादा है तो उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ऑन डेली बेसिस रिलेटिव टू देयर बॉडी मास देन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसको कम एनर्जी चाहिए पर डे। रिलेटिव टू देयर बॉडी मास की बात हो रही है। अब आप ये ना समझ लें कि हाथी है अगर तो उसको कम भोजन चाहिए चूहे के कंपैरिजन में, नहीं। यहाँ पे बॉडी मास से यानी कि पर यूनिट वेट से रिलेशनशिप उसका इस्टेब्लिश करेंगे कि अगर आधा किलो का चूहा है, 1 किलो का मान लीजिए, खेत वाला चूहा या रेलवे प्लेटफॉर्म वाला चूहा है, बड़ा है, 1 किलो का अगर चूहा है 1 kg, तो ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, लेट सपोज इट इज E1, और हाथी हमने आपको बताया 4,500 किलो का। इस 4,500 किलो में से 1 किलोग्राम मास जो हाथी का होगा वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू सेम बॉडी मास जो माउस का है उसकी एनर्जी के कंपैरिजन में। दिस इज एलिफेंट। बात समझ में आ रही है? ये 1 किलो का चूहा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और हाथी का 1 किलो मास वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। बी का वैल्यू लेस देन 1 होने का ये सिग्निफिकेंस है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का मास या साइज बढ़ता जाता है उसका मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट बॉडी मास घटता जाता है। इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन कि एक चूहा है उसका मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट बॉडी मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू एलिफेंट। वो हमने देखा, ऊपर कैलकुलेटेड वैल्यू देख ली हमने। इसको एक और एग्जांपल से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है
तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा भोजन चाहिए एज कंपेयर टू अ स्मॉल चाइल्ड। छोटा बच्चा है उसके कंपैरिजन में एक एडल्ट आदमी जो है उसको ज़्यादा भोजन चाहिए, लेकिन लेस फूड पर केजी ऑफ बॉडी मास उसको चाहिए। बच्चे की खुराक जो है, अगर एक छोटा बच्चा, छोटा इन द सेंस कि 7-8 साल का बच्चा है, 9 साल का, वो 2 रोटी और दाल खा लेता है, जाहिर सी बात है खा लेता है, लेकिन उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 20 किलो, 22 किलो। उसके बाद नॉर्मल जो आदमी है वो कितना खाता है? 4 रोटी और दाल खा लेगा। अब बहुत ज़्यादा खाने वालों की बात अलग है, कुछ लोग एक्सेप्शनली हाई बीएमआर लेके पैदा होते हैं, एक एक थाली एक एक परात खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन इन जनरल 4 रोटी वो खाएगा, जबकि उसका वेट कितना है? 60 किलो, 70 किलो। तो उस हिसाब से तो उसको कम से कम 8-10 रोटी खानी चाहिए थी, तो नहीं। पर केजी ऑफ बॉडी मास जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट वो कम हो जाती है। तो एक चीज़ ये हो गई। तो ये जो टॉपिक था मेटाबॉलिक रेट और बॉडी साइज के बीच में रिलेशनशिप वाला, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे और वो है शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या चीज़ होती है? टॉलरेंस पहले आप समझ लें। देखें, ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेस के लिए क्या रिस्पॉन्स है, उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। आम जीवन की बात अगर हम करें तो कुछ लोग जो है थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है तो बिखर जाते हैं, झेल नहीं पाते हैं। कुछ लोग इतना स्ट्रेस लेके भी आराम से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो इसका मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रेस के बाद भी हंस रहा है मुस्कुरा रहा है उसका टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। जो जरा सा स्ट्रेस लेकर परेशान हो जा रहा है उसका टॉलरेंस लेवल कम है। तो ये तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात हुई, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं इकोलॉजिकल स्ट्रेस की, यानी कि जितने भी इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अगर लिमिटिंग हो रहे हैं, उनमें कोई कमी आ रही है, तो उस चीज़ को कैसे ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करेगा और सरवाइव करेगा लिमिटिंग एनवायरनमेंट में। तो टॉलरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द ऑर्गेनिज्म्स एबिलिटी टू ग्रो एंड सर्वाइव इन सब ऑप्टिमल एंड सुप्रा ऑप्टिमल कंडीशंस। सिंपल सी बात है। ऑप्टिमल कंडीशन होगी तब तो टॉलरेंस का सवाल ही नहीं आएगा, सारी चीज़ें ऑप्टिमल हैं। लेकिन अगर सब ऑप्टिमल कंडीशन हो गई, यानी कि जितना चाहिए उससे कम, या सुप्रा ऑप्टिमल कंडीशन हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर, वो भी नुकसानदायक होता है। हम लोग कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत। तो इवन बॉडी में पानी, कहते हैं जल ही जीवन है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लीजिए, देखिए उल्टी होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ब्रेन की सेल्स, न्यूरॉन्स स्वेल हो जाएंगी, लकवा मार सकता है, जान जा सकती है, हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं उसको। तो पानी तो जीवन देता है, लेकिन ज़्यादा पी लोगे तो मृत्यु का कारण बन सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में, सब ऑप्टिमल और सुप्रा ऑप्टिमल कंडीशन में, ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो और सरवाइव कर रहा है ये उसके टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। रेंज ऑफ टॉलरेंस जो हमने यहाँ पे अब देखें, बात करें रेंज ऑफ टॉलरेंस, इसका मतलब यह है कि एक मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट के बीच ग्रो और सरवाइव करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो लोअर लिमिट हो गई ये अपर लिमिट हो गई। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे इलाबोरेट करेंगे। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स जितने भी हैं उनके लिए जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, ये किस चीज को डिफाइन या डिटरमाइन करती है? फाइनली किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को, उसके एबंडेंस को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। कहाँ पे? किसी इकोसिस्टम में। बात समझ में आ रही?
कोई पर्टिकुलर स्पीशीज किसी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के लिए कितनी टॉलरेंस की रेंज रखता है, इसी से उस स्पीशीज की एग्जिस्टेंस, एबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन होगी, डिफाइन होगी। जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना कायदे से वो एग्जिस्ट और ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। जितनी कम होगी तो उसी तरीके से कम ही आएगी। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की हमने बात की अभी ऊपर, ये कंडीशंस जो होती हैं वो ग्रेडियंट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ग्रेडियंट तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रेडियंट का मतलब कि कम से लेके और ज़्यादा। तो इस तरीके से लाइक दिस, तो यहाँ पे लो है वैल्यू, यहाँ हाई है वैल्यू, और ये स्टेडिली बढ़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। किसी भी चीज़ का हो सकता है ग्रेडियंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कंडीशंस की। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस नेचर में ग्रेडियंट के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोई फैक्टर है और इसी पॉइंट पे बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, तो वो ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया। अब इस ग्रेडियंट में किसी ऑर्गेनिज्म का जो परफॉर्मेंस है इस ग्रेडियंट के अलोंग, वो डिफाइन करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में कितनी टॉलरेंस है। अभी ग्रेडियंट्स क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इंडिकेटिव हमने लिख दिया। एयर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल एसिडिटी, मॉइस्चर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जैसे फायर है, विंड है, इन्फेस्टेशन यानी कि इंसेक्ट्स का जो से क्या कहते हैं प्रकोप जो होता है फसलों पे या रखे हुए सीड्स और तमाम चीज़ों पे, फल फ्रूट्स पे। और अब ये जितने भी फैक्टर्स आपको यहाँ ग्रेडियंट्स नज़र एक इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशंस या फैक्टर्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी ग्रेडियंट के फॉर्म में होंगे। एयर टेम्परेचर ऐसा नहीं। अब हम लोग आर्टिफिशियल बना लेते हैं कि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, किसी एसी कमरे में घुसे तो झट से टेम्परेचर चेंज हो गया। नेचर में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन कि पता चला, अच्छा, अब उसको इस चीज़ से मत कोरिलेट कर लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अम्बेडकर चौराहे पर बारिश हो रही है, चौक में बारिश नहीं हो रही है, वो नहीं है, वो उससे कोई वेरिएशन नहीं आ जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही गोंडा की सीमा ख़त्म हुई और बाराबंकी शुरू हो गया तो यहाँ खूब बढ़िया सॉइल फर्टिलिटी थी और यहाँ एकदम कम हो गई, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कम होती जाएगी या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब हम आते हैं शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। स्पेशल ये लॉ ऑफ टॉलरेंस कहता क्या है? तो इट वाज गिवन बाय ई शेल्फोर्ड 1913 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हर एक एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की एक अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है और एक लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। इस अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू को लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। अगर इन अपर और लोअर लिमिट्स के बियॉन्ड हो जाएगी कंडीशन, या कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर इन दोनों के बियॉन्ड चला जाएगा, अपर से और ऊपर या लोअर से और नीचे, तो उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी। यही है शेल्फोर्ड्स लॉ कि हर एक एनवायरमेंटल वेरिएबल या एनवायरमेंटल फैक्टर की एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है। इनके बियॉन्ड द स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव। अब रेंज ऑफ टॉलरेंस हमने जैसे डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा और इलाबोरेटली यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है रेंज ऑफ टॉलरेंस? इट इज द होल रेंज ओवर विच द स्पीशीज इज एबल टू सर्वाइव। उस पर्टिकुलर फैक्टर की पूरी रेंज हमने ले ली जहां पे स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है। अब ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी एक एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए तो वाइड रेंज रखते हैं टॉलरेंस की, लेकिन दूसरे फैक्टर के लिए उनकी रेंज नैरो होती है। तो जाहिर सी बात है, अब हम ही लोग हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने वाले
ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम धरती पे तो पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन अभी वही पानी में चले जाएं तो कितनी देर रह पाएगा इंसान? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा मान लो। उसके बाद वो शरीर जो है जवाब देने लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए जो वाइड रेंज है हमारी टॉलरेंस की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, और वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हम अडॉप्टेड है नहीं। अच्छा, एक फैक्टर, एक इकोलॉजिकल फैक्टर दूसरे फैक्टर से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ जो है वो एक्ट करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी एक इकोलॉजिकल फैक्टर की जो कंडीशंस हैं वो स्पीशीज के लिए ऑप्टिमल नहीं है, किसी एक इकोलॉजिकल फैक्टर की जो वैल्यू है वो ऑप्टिमम नहीं है किसी स्पीशीज के लिए, तो जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस किसी दूसरे फैक्टर के लिए है वो भी कम हो सकती है, कम हो जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि सपोज करिए कोई सॉइल है जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग हो गया। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गया तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर पे, कि ड्रॉट के लिए जो रेजिस्टेंस है उस पर्टिकुलर ग्रास स्पीशीज का वो भी कम हो गई। भाई रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? जब आपकी बॉडी या जो भी प्लांट है, एनिमल है, उसकी बॉडी सारे फंक्शंस जो है वो एफिशिएंटली करे, लेकिन एक फैक्टर लिमिटिंग हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोटीन में डेफिशिएंसी आई, डीएनए रेप्लिकेशन में समस्या खड़ी हुई, उसकी वजह से उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो सूखे के लिए, ड्रॉट के लिए वो कम हो गया। तो इस तरीके से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, पहले भी सुन रखा होगा आपने, इसको फिर से देखते हैं एक बार। स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। स्टेनो का मतलब होता है नैरो, यूरी का मतलब होता है वाइड। तो स्टेनोथर्मल, इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सिमिलरली यूरी वाले जो होंगे उनके अंदर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस की कैपेसिटी होगी। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, सैल्मन, पेंगुइन्स, पाइथॉन्स या रेप्टाइल्स इन जनरल, इनमें दे आर ऑल स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। कल भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बेसिकली हैं। तो ये इनमें क्या समस्या है, ये खुद से हीट प्रोड्यूस करते नहीं हैं, तो बाहर का जो एनवायरमेंटल हीट है उसी से अपना काम चलाते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो भी इनके लिए समस्या है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगी, वो भी दिक्कत है, तो एस्टिवेशन में जाएंगे। अगर बहुत कम है सर्दी है तो ठंडा हो जाएगा पूरा मामला, तो उसके लिए इनको हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं भी चले जाते हैं घूमने, ट्रिप लगाने जो है वो चले जाते हैं लेह लद्दाख, और कई कई लोग आर्कटिक तक चले जाते हैं। बंदर हो गए, काऊ हो गए, शीप हो गए, इन जनरल जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें टेम्परेचर रेंज की टॉलरेंस जो होती है वो वाइड होती है। अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली अगर समझ लें यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे हमको ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस दिख रही है, और सॉरी वाई एक्सिस पे ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस दिख रही है, और एक्स एक्सिस पे एनवायरमेंटल ग्रेडियंट दिख रहा है। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है, कई सारे हमने ऊपर डिस्कस किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट की, अब इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, या हम यहाँ से ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गई। ठीक है, ये रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गई।
इसके बियॉन्ड यहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एब्सेंट हैं। देख रहे हैं आप, इधर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। और ये जो हायर वैल्यू है, इसके बियॉन्ड भी कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्टिमम जो रेंज है टॉलरेंस की, वहां पे एक बेल शेप्ड कर्व हमको दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्रोथ और फिटनेस है वो मैक्सिमम हमको ऑर्गेनिजम्स के मिल रही है। तो इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, अक्सर आते हैं। अब देखिए, हमने एक टर्म तो वहाँ पे डिफाइन कर दिया था, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल वाला। तो ये टेम्परेचर रेंज के लिए होता है। इसी तरीके से बाकी भी हैं, स्टेनोहाइड्रिक, यूरीहाइड्रिक, ये वाटर रेंज के लिए बात होती है इसमें। स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन, सैलिनिटी रेंज, कितना सॉल्ट का लेवल स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोफेजिक, यूरीफेजिक, ये फूड की रेंज कितना टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोशियस और यूरियोशियस, ये हैबिटेट की रेंज। तो ये सब टर्म्स हैं, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो टर्म से वाबस्ता होना चाहिए। ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है उसको लेके इसको बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरीथर्मल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑप्टिमम जो कर्व बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, प्रोजेक्टाइल टाइप का। ठीक, इनकी रेंज जो है वो ज़्यादा है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यूरीथर्मल वाइड रेंज। स्टेनोथर्मल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ही रेंज इनकी सिमट गई इधर। यानी कि ऐसे जो लोअर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम उनका होता है, और ऐसे जो हायर टेम्परेचर पे उनका ऑप्टिमम होता है। भाई, लो टेम्परेचर रेंज में भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि ठंडे इलाकों में जो पाए जाते हैं। उसी तरीके से अफ्रीका या जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं, तो उनके उनके लिए ये ग्राफ ये कर्व बन गया है। तो सिमिलरली बाकी के लिए भी सिमिलर कर्व ही बनेगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? तो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? रेंज ऑफ डिमांड्स एंड कंसिक्वेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ स्पीशीज, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। और थोड़ी आसान भाषा में इसको समझें तो ये इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट ए पर्टिकुलर स्पीशीज कैन टॉलरेट। यहाँ पे रेंज ऑफ डिमांड क्यों कह रहे हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमली ग्रो और सरवाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि वो उसकी डिमांड है। तो डिमांड खूब कर लिया, लेकिन टॉलरेंस की जो का लेवल है वो अगर ज़्यादा नहीं है, तो डिमांड और टॉलरेंस इसका लेवल मैच नहीं करेगा, सर्वाइवल में समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझें हम? देखिए, पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स हम जानते हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं, पोल्स पे। लो टेम्परेचर होता है, बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं पोलर बेयर्स को हम ट्रॉपिक्स में ले आएं, यहाँ अपने इलाके में या उधर साउथ में ले जाएं, केरला वगैरह, तो ओवर हीटिंग उनकी बॉडी में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो है खाल वो एकदम इंसुलेटर वाली है, तो वो गर्मी से मर जाएंगे। सिमिलरली जिराफ का एग्जाम्पल लें तो ये अफ्रीकन सवाना की जो भयानक गर्मी होती है वहाँ आराम से सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर इनको आर्कटिक रीजन में भेज दिया जाए तो वहाँ जम के मर जाएंगे, फ्रीज टू डेथ। तो ये बेसिकली क्या है? यही इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली आप ऐसे समझें, वो फिजिक्स का टर्म है जनरली इस तरीके से, जैसे कोई वेव ट्रेवल करती है इस तरीके से,
तो अपने मिड पॉइंट से कितना नीचे या ऊपर जा रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ जो दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पोलर बियर और जिराफ का, अगर ये ठंडी जगह पे रह रहा है तो ये कितनी गर्मी झेल सकता है, या अगर जिराफ गर्म जगह पे रह रहा है तो कितनी सर्दी तक इसका सर्वाइवल हो जाएगा, दैट डिफाइंस इट्स एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात रह जाती है, तो वो हम लोग कल देख लेंगे।